हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ लेक्चर देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स का। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है वो कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी है। तो पीरियोडिसिटी के रीजंस पढ़ने के पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं तो एक सर्टन रेगुलर इंटरवल के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, दैट इज सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, उसको हम क्या बुलाते हैं? पीरियोडिसिटी। समझा क्या बोला मैंने? बहुत सिंपल चीज़ बताई मैंने कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, इसी को हम पीरियोडिसिटी बुलाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? ये सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही होती है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होता है, क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कन्फिगरेशन में, उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए पीरियोडिसिटी होती है। समझा आपको पीरियोडिसिटी क्या होती है? फिर अब इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी होती है एटम के पास में, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, रेडियस, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, पर उसमें से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं और कुछ होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये देखो, दो टाइप में डिवाइड कर दिया, जो डिपेंड करती है किस पर या रिलेट करती है किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, और ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है। ये डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, और ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है? एग्जाम्पल है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी जो होते हैं, एंथैल्पी का मतलब होता है हीट, ठीक। और वो प्रॉपर्टीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं वो कौन सी होती हैं? एटॉमिक रेडियस, या फिर बोल सकते हैं हम इनको एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सभी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब हमें जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? जैसे आपको पता है कि आप किसी सर्कल का रेडियस कैसे लेते हैं? बस सर्कल ड्रॉ करते हैं और जो सेंटर से लेकर के यहाँ तक, उसकी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस बुलाते हैं, ठीक है। एटम भी एक स्फेरिकल है शेप में, तो अगर एटम भी स्फेरिकल है शेप में तो इसकी भी रेडियस हम कैसे लेंगे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दी वहाँ तक, कहाँ तक? बाउंड्री तक। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम किसी एटम की रेडियस कैलकुलेट करें। अब क्यों डिफ़िकल्ट होता है एटम की रेडियस निकालना? क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा है। उसे पकड़ लिया और हाथ में लेकर के स्केल से डिस्टेंस मेजर कर लिया उसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसका साइज़ ही बहुत छोटा होता है। एटम का जो साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, बहुत ही छोटा साइज़ है। इसीलिए सबसे फर्स्ट डिफ़िकल्टी तो यही आ गई कि हम उसका साइज़ नहीं ले सकते। दूसरा रीज़न ये है कि जो उसके ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वो फिल करता है वो वेल डिफाइंड नहीं होते, इसीलिए हमें बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होने की वजह से भी हम उसका एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं मेजर कर सकते। और थर्ड पॉइंट, मैं एक एक करके आपको पॉइंट बता रही हूँ कि हम क्यों एटॉमिक रेडियस नहीं मेजर कर सकते। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने? कि बहुत ही स्मॉल साइज होता है, ठीक। कितना मैंने बताया? 1.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट का अप्रॉक्सीमेटली। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया? इनके पास में वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती।
अब ये वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है, इसीलिए भी हम उनकी एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं मेजर कर सकते। थर्ड, ये हमेशा बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। अगर ये बॉन्डेड स्टेट में रहेंगे तब भी हम इनकी एटॉमिक रेडियस निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और फोर्थ पॉइंट कि अब अगर ये बॉन्डेड स्टेट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना होगा, और आइसोलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। एटम को आइसोलेट करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो अब आपको समझा कि एटॉमिक रेडियस हम किन 4 रीजंस की वजह से मेजर नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस जो है, अभी आपको बताया मैंने कि मेजर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस हम अप्रॉक्सीमेटली मेजर कर लेते हैं, उसे हम इफेक्टिव साइज बुलाते हैं। और इसे मेजर करने के लिए जो मेथड्स होती हैं क्या होती है, एक होती है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, और या फिर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है। एक्सरे डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है जिससे हम किसी भी एटम का रेडियस मेजर करते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब क्या होता है, एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, हर एटम के पास में 7 शेल्स होते हैं, ये चीज़ याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 शेल्स होते हैं। अब एटम ने जितने शेल्स यूज़ किया है हमें वहीं तक डिस्टेंस मेजर करना है। सो अब जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका डिस्टेंस भी सिर्फ फर्स्ट शेल तक ही रहेगा। सो व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दिस शेल, टू द फर्स्ट शेल, क्योंकि हम हाइड्रोजन का केस करें। अगर मैंने सोडियम का केस लिया होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है 3s1, यानी यहाँ पर थर्ड शेल तक गए होते हैं। ठीक है, समझा आपको, यानी क्या हो जाएगी फिर डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब हम एक एक करके देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस अब जब एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो अप्रॉक्सीमेट कैसे मेजर करते हैं। अब एटम जो है वो आइसोलेटेड स्टेट में हमेशा हो ज़रूरी नहीं है, तो वो बॉन्डेड स्टेट में भी हो सकता है। अगर वो बॉन्डेड स्टेट में है तो इस कौन सा बॉन्डेड स्टेट में हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट स्टेट में, कोवलेंट बॉन्डेड स्टेट में हो सकता है एटम। मेटालिक मेटल्स में हमें एटम का साइज देखना पड़ सकता है, नॉन मेटल्स में हमें एटम का साइज देखना पड़ता है, और इनर्ट एलिमेंट्स में भी हमें एटम का साइज देखने आना चाहिए। इसीलिए जो एटॉमिक रेडियस है इसे मेजर करने के टाइम में हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला कि ये 3 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। एक होती है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट एटम्स के लिए, फिर एक होती है मेटालिक रेडियस, मेटल्स के लिए, और थर्ड होती है वैन डर वाल्स रेडियस, इनर्ट एलिमेंट्स के लिए। ठीक, अब हम एक एक करके रेडियस कैसे मेजर करते हैं हर एटम्स में वो बताऊंगी। सबसे पहले अभी हम कोवेलेंट रेडियस देखेंगे। कोवेलेंट रेडियस किस में देखते होंगे, अभी बताया था मैंने आपको, कोवेलेंट एटम्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में हम कोवेलेंट रेडियस देखेंगे। देखिए कैसे, सपोज करिए मेरे पास में हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है। अब हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, एटम्स ऐसे स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम है। अब हम इसका मेजर तो नहीं कर सकते एक एटम को निकाल कर, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये डिस्टेंस लेना होगा, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से दूसरे हाइड्रोजन एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तक, और इसका जब हम हाफ करेंगे तो हमें जो रेडियस मिलेगी उसे हम क्या बुलाएंगे, कोवेलेंट रेडियस बुलाएंगे। ठीक, समझा क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल बताया मैंने आपको कि कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज में ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, उसे हम क्या बुलाते हैं, कोवेलेंट रेडियस। देखिए अभी ये एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से तो छोटा है ना, क्योंकि रेडियस तो यहाँ तक आ रही थी, पर अब हमने जब इसका बीच का पोर्शन लिया है तो ये कितना आ रहा है, कम आ रहा है। मीन्स जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो कैसी होती है, इट इज स्मॉलर देन एक्चुअल एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस से तो
छोटा होता है। समझा? अब डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। लिख लिया डेफिनेशन? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। उसे हम क्या बुलाते हैं? कोवेलेंट रेडियस। और ये रेडियस हम किस में यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग किस में होती है? नॉन मेटल्स में होती है। तो नॉन मेटल्स में जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है? कोवेलेंट रेडियस होती है। समझा? अब नेक्स्ट देखेंगे मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में क्या होता है? जो मेटल का क्रिस्टल लैटिस होता है, इसमें जो एटम्स होते हैं वो ऐसे पास पास में जुड़े हुए रहते हैं, टाइटली पैक रहते हैं। ठीक है? अब ये अगर टाइटली पैक रहते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसका जब हम हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेटालिक रेडियस हो जाएगा। ठीक? तो मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा? अब इसका भी डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स ऑफ अ मेटल इन अ लैटिस। एक और बार रिपीट कर देती हूँ। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स ऑफ अ मेटल इन अ लैटिस। अब देखो मेटालिक रेडियस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक रेडियस के बराबर ही आ रही है। मींस मेटालिक रेडियस भी कोवेलेंट रेडियस से बड़ी रहती है। तो आप लिख के रख सकते हैं कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो छोटा होता है और फिर कौन होता है उसके बाद? मेटालिक रेडियस होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैंडर वाल्स रेडियस। वैंडर वाल्स रेडियस के लिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज कर लो मेरे पास में नियॉन गैस का सिलेंडर है। नियॉन गैस का सिलेंडर है तो ये एक नियॉन एटम हो गया और दूसरा नियॉन एटम हो गया। वो गैसियस स्टेट में होता है, एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है? तो अब अगर मुझे इसका रेडियस कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द वन एटम टू द अदर एटम एंड हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस विल गिव अस व्हाट? ये जो होगी वो क्या होगी? वैंडर वाल्स रेडियस होगी। अब देखो एक्चुअल रेडियस से तो बड़ी हो गई। वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये लोग बाउंडेड है। गैसियस स्टेट में वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए ऐसा दूर दूर रहते हैं। और एटम्स आपको पता है गैस को जगह भी ज़्यादा लगती है क्योंकि उसके पास में जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। तो ये ऐसा रहेगा। मीन्स वैंडर वाल्स रेडियस जो होती है वो तो एटॉमिक रेडियस से भी बड़ी होती है और इन सभी में सबसे बड़ी वैंडर वाल्स रेडियस होती है। मीन्स हमें वैंडर वाल्स रेडियस को इसीलिए इनर्ट गैस रेडियस भी बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? दूसरा एक नाम इनर्ट गैस रेडियस भी बुलाया जाता है। ठीक? हम ऐसा ही सेम एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए भी ले सकते थे। अब जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में ऐसे क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये है। तो अब जब हमें वैंडर वाल्स रेडियस लेनी होगी तो हम कैसे लेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विच इज बॉन्डेड टू द अदर एटम बाय वैंडर वाल्स फोर्स। इन दोनों का जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बुलाएंगे? वैंडर वाल्स रेडियस बुलाएंगे। ठीक है? ये मैंने एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल का लेके किया और ये वाला एग्जांपल मैंने नियॉन के एटम्स रख के किए। तो देखो अब भी ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है? समझा आपको कैसे बताया मैंने? मीन्स अब देखिए कोवेलेंट रेडियस किस में होती है? नॉन मेटल्स में होती है। मेटालिक रेडियस किस में होती है? मेटल्स में होती है। और वैंडर वाल्स रेडियस किस में होती है? वो नॉन मेटल्स में भी हो सकती है और इनर्ट गैसेस में भी हो सकती है। आपको समझ में आ गई फिर रेडियस कैसी होती है? तो ये ऑर्डर याद रखना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो हमें पता होना चाहिए अब किसका रेडियस पूछा जा रहा है। आपको मेटल का पूछ रहा है, नॉन मेटल का पूछ रहा है या फिर आपको वैंडर नियॉन इनर्ट गैस का पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अरेंज कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि लिथियम का, फिर कार्बन का और एक नियॉन का बताइए। किस किस का बोल रही हूँ मैं? लिथियम, कार्बन और नियॉन। तो देखिए लिथियम कहाँ पर आता है?
एस ब्लॉक में आता है, यानी कि ये इसमें कौन सा रेडियस रहेगा। अब ये मेटल प्योर मेटल तो नहीं है, ये नॉन मेटल होता है। इसमें कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, सोडियम मेटल ले लेती हूँ, सोडियम मेटल। फिर सोडियम मेटल के बाद में क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और फिर और आगे गए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिथियम, कार्बन और नियॉन। तो लिथियम में कौन सा होगा, मेटालिक रेडियस होगा। कार्बन में कौन सा होगा, कोवलेंट रेडियस होगा। और नियॉन में कौन सा होगा, वैन डर वाल्स रेडियस होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, नियॉन का हो जाएगा। नियॉन का रेडियस बड़ा रहेगा, बट इसमें क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियस है इसीलिए ये सबसे बड़ा रहेगा। उसके बाद में किसका नंबर आएगा, लिथियम का, क्योंकि इसमें मेटालिक रेडियस रहेगा। और फिर सबसे लास्ट में किसका आएगा, कोवलेंट रेडियस किस में प्रेजेंट रहेगा, कार्बन में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नियॉन, उसके बाद में लिथियम और फिर कार्बन। एटॉमिक रेडियस के लिए ऑर्डर ऐसा होगा। तो यानी क्वेश्चन आपको एटॉमिक रेडियस पर आएगा, पर आपको नहीं ये 3 टाइप की रेडियस पड़ी है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे। अब हम देखेंगे वेरिएशंस। अब वेरिएशंस किस में देखेंगे, एटॉमिक रेडियस के वेरिएशंस चेक करने हैं। तो पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स बुलाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उन्हें हम पीरियड्स बताते हैं। तो वेरिएशंस अब हम उसमें देखेंगे, ग्रुप्स में और पीरियड्स में। तो पहला वेरिएशन हम देखेंगे ग्रुप में, एटॉमिक रेडियस के वेरिएशंस देख रहे हैं हम, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के वेरिएशंस किस में देखने वाले हैं हम, फर्स्ट चीज़ ग्रुप में देखने वाले हैं। ग्रुप में कैसा होगा, देखिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यानी कि ग्रुप 1 का एग्जांपल ले लेती हूँ। ग्रुप 1 का एग्जांपल है तो कौन होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसीशियम। तो ये ऐसा ऑर्डर है। अब इसमें जब भी हम लिखते हैं वेरिएशंस में, तो हमें ऐसा लिखना होता है। अभी इसमें हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना, इसीलिए व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, हम किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। लिखना है आपको, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, वर्ड लिखेंगे आप ऐसा, टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब देखते हैं क्यों इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर, अभी हमने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या लिखी है, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो अभी यहाँ पर सोडियम लिथियम का देखते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो इसमें कैसा होगा, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। तो इसका देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, और फिर ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकेंड शेल हो गया। तो बस यहीं तक मेजर करना है, ठीक है। तो सेकेंड शेल तक ही जाएगा, ये इसका एटॉमिक रेडियस हो गया। अब दूसरा है सोडियम। सोडियम मेटल के लिए कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। 3s1 है, इसीलिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द थर्ड शेल तक जाएगा। देखो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गई, शेल इंक्रीज होगी तो साइज भी इंक्रीज होगा। और पोटेशियम में 4s1 होता है, रुबीडियम में 5s1 होता है, सीजियम में 6s1 होता है, और फ्रांसीशियम में 7s1 होता है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द फोर्थ शेल तक रहेगा। मीन्स शेल्स इंक्रीज हो रही है तो इसका भी साइज इंक्रीज हो रहा है, और इसमें फिफ्थ शेल तक रहेगा, समझा। सो व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो रीजन क्या है, बिकॉज तो रीजंस क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, एक तो उसका क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इसीलिए तो शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, उनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। ये दोनों ही रीजन की वजह से ये एटॉमिक रेडियस जो होती है इंक्रीज होते चली जाती है। समझ में आया। अगर मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया होता तो कैसे दिखता, अगर ग्राफ प्लॉट करती तो ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट होता है। ये लिथियम का रहता सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसका रह जाता फिर, फ्रांसीशियम का। समझ में आया ना। और बीच में सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ऐसा था। लिथियम के बाद में कौन आएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ऐसे। हम फ्रांसीशियम का यूजुअली देखते नहीं हैं क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये वाला साइड एटॉमिक रेडियस का है और ये वाला साइड एटॉमिक नंबर का है। मैं आपको बता रही थी कि फ्रांसीशियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से हम यूजुअली उसके रेडियस
को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। फिर आपको वेरिएशंस इन ग्रुप कैसा होता है। अब हम देखेंगे वेरिएशंस इन पीरियड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वेरिएशन इन पीरियड। अगर पीरियड में वेरिएशंस होंगे तो कैसे। अब पीरियड यानी एक एग्जांपल ले लेती हूँ पीरियड का एग्जांपल क्या हो जाएगा। हम लिथियम वाली ही लाइन लेते हैं, सेकेंड पीरियड। तो लिथियम के बाद कौन होता है, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन। अब हम ये पीरियड में जब जाएंगे तो क्या होगा देखो। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली वो लिखती हूँ 2s2 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा और 1s2। और इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5 और इसका 1s2 2s2 2p6। हम एक और मेथड से देख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, एस ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक में मैक्सिमम नॉन मेटल्स होते हैं। तो अभी मेटल्स में कौन सी रेडियस रहेगी, मेटालिक रेडियस, मीन्स इनकी रेडियस कम रहेगी, इनकी रेडियस ज़्यादा रहेगी मेटालिक रेडियस। फिर नॉन मेटल्स में कौन सी रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस, तो इनकी रेडियस कम रहेगी। और नियॉन यानी कि इनर्ट गैस हो गया, तो इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस होती है, वैन डर वाल्स रेडियस, और वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर कैसा दिखेगा, मेटल्स की रेडियस सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में किसकी रहेगी, नॉन कोवेलेंट रेडियस की, ये वाली नॉन मेटल्स की, और फिर इनकी तो सबसे हाईएस्ट रहेगी उनके पीरियड में। ठीक है, हम एक और मेथड से पढ़ सकते हैं। अभी देखो सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में ही जा रहा है। अगर सेकेंड शेल में ही जाना है तो इनका साइज कैसे होगा, इसका साइज देखेंगे तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू सेकेंड शेल, इसका भी देखेंगे तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू सेकेंड शेल, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू सेकेंड शेल। तो यानी अगर इनके जो डिस्टेंस है वो तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ सेकेंड शेल तक है, मीन्स इन सबके साइज भी कैसे होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे, पर साइज सेम नहीं होते हैं। यही वेरिएशन है इसमें, सेम नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते, देखो अब क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है उसमें कौन है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, और जो हमारे शेल्स है उसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। आपको पता है प्लस और माइनस चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो अगर उनमें उनके बीच में अट्रैक्शन है तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, मीन्स इस न्यूक्लियस के ऊपर 3 का प्लस चार्ज रहेगा। अब ये 3 के प्लस चार्ज से 2 शेल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब ये जो प्लस चार्ज मैंने लगाया ना, इसको हम, ये न्यूक्लियस के ऊपर है इसीलिए हम इसे न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। अब इस वाले केस में 4 के प्लस चार्ज से वो 2 शेल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर वो 5 के प्लस चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर वो 8 के प्लस चार्ज से उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर वो 6 के प्लस चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, यहाँ पर वो 9 के प्लस चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा होगा। यानी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम उस तरफ जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा रहेगा, पर फिर यहाँ पर 4 प्लस चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका साइज थोड़ा कम रहेगा, इसका साइज थोड़ा और कम रहेगा, इसका साइज भी थोड़ा और कम रहेगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं उसके सेकेंड शेल में, हमने पढ़ा हुआ है हर्ट्ज रूल फॉलो करते हैं तो पेयरिंग होने लगती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने लगेगी तो उनका चार्ज भी तो न्यूट्रलाइज होने लगेगा। अगर उनका चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में उतना ज़्यादा, यानी न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा कि एटम का साइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा, है ना। तो नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन के बाद में, सॉरी नॉट नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद में थोड़ा सा साइज इंक्रीज होता है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने लग गई है। और फिर फ्लोरीन के केस में भी
फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि जगह छोटी है, फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, 2 ही शेल है, पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हमने, 5 इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल में। अब क्या हो रहा है, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग होने लगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग होने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन भी आपस में माइनस चार्ज होने की वजह से वो रिपल्शन शुरू कर देंगे। अब वो रिपल कर रहे हैं एक में को, तो साइज फिर से थोड़ा सा बढ़ गया। और वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से नियॉन यानी कि इनर्ट गैस रेडियस जो होती है उसकी वजह से तो उनका सबसे ज़्यादा ही रहने वाला है। मीन्स अगर मैंने इनका ट्रेंड बनाया तो कैसे दिखेगा, देखो ये लिथियम का थोड़ा ज़्यादा, फिर बेरिलियम का थोड़ा कम, फिर बोरॉन का ज़्यादा, है ना, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, उसके बाद में नाइट्रोजन का। यानी अगर मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ कुछ स्टेबल नहीं रहेगा, यानी पूरे टाइम डिक्रीज होता रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे अप एंड डाउन दिखने वाला है हमें, है ना, ऐसा दिखेगा, थोड़े से वेरिएशंस दिखेंगे। मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, अगर हमें जनरल कैटेगरी जनरल वो देनी है तो लेफ्ट टू राइट लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए इसका साइज डिक्रीज हो रहा था। बट ये इरेगुलर ट्रेंड शो करता है। क्यों इरेगुलर ट्रेंड शो करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, इरेगुलर ट्रेंड शो करता है ये, ठीक है। इरेगुलर ट्रेंड क्यों होता है, इसका भी रीजन आप लिख के रखिए। तो फर्स्ट रीजन क्या है इरेगुलर ट्रेंड का, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा एक रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है, इसीलिए ये इरेगुलर ट्रेंड शो करता है। और एक और रीजन आप लिख सकते हैं, कहीं पर आपको कोवलेंट रेडियस मिलेगी, कहीं पर आपको मेटालिक रेडियस मिलेगी, और कहीं पर आपको वैन डेर वाल्स रेडियस मिलेगी। तो अगर मुझे इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करूंगी मैं, सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें वैन डेर वाल्स रेडियस है, ठीक है। अगर इनको अरेंज करना पड़ा तो कैसे दिखेगा, देखिए नियॉन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद में किसका होगा, लिथियम का, उसके बाद में किसका होगा, बेरिलियम का, बेरिलियम के बाद किसका नंबर आएगा, बोरॉन का, फिर कार्बन का, अब उसके बाद में नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद में नाइट्रोजन से थोड़ा ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ, फिर फ्लोरीन का थोड़ा कम रहेगा, और नियॉन तो हमें लिखना ही नहीं है, फ्लोरीन का एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फिर से बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने वाला है, ठीक है। समझा सभी को यहाँ तक, बहुत ही ध्यान से करिएगा ये वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पर बहुत सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर मैंने यही सेम एग्जांपल थर्ड पीरियड के लिए आप ट्राई करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। फिर अब आप इसे प्रैक्टिस करिएगा और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए एनसीईआरटी से। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।